जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर कर रहे हैं। यह वार्षिकी करंट अफेयर 2024 का है, जो सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा संस्करण है। और इस बुक का हम लोगों ने कई सारे वीडियोस पहले ही पब्लिश कर लिए, तो अगर आप लोग पहले के वीडियोस नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। और हम लोगों ने कई सारे चैप्टर से कर लिए थे। आज हमारा 28 चैप्टर चल रहा था। वर्ष 2023-24 में विभिन्न उत्पादों को प्राप्त GI टैग, तो इसी का आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बस आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए और आपको एग्जाम में काफ़ी मदद पहुँचाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th BPSC देने वाले हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका है और करंट अफेयर से बहुत सारे प्रश्न उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उनकी करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो सके और वह भी एग्जाम में अपने आप को अच्छा महसूस करवा सके। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो यहाँ पे हम लोग थे वर्ष 2023-24 में विभिन्न उत्पादों के प्राप्त GI टैग। तो हम लोगों ने एक साइड का कर लिया था, आज दूसरे साइड का करने वाले हैं। आइए करते हैं उत्तराखंड। तो यहाँ कौन कौन से उत्पाद हुए हैं और कौन से माह में दिए गए हैं उत्पाद को GI टैग, वो सब दिया हुआ है। आइए देखते हैं। तो उत्तराखंड का हो जाएगा बेरीनाग चाय, मांडुआ, झंगोरा, गहत दाल, लाल चावल, रामनगर की लीची, काला भट्टा, माल्टा, चौलाई, बुरंश का रस, लखोरी मिर्च, ये सभी मिला नवंबर 2023 में। उत्तराखंड में मिला बोरीनाग चाय, मांडुआ, झंगोरा, गहत दाल, लाल चावल, रामनगर की लीची, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, ये रामदाना है। फिर बुरांस का रस और लखोरी मिर्च नवंबर 2023 में। अरुणाचल प्रदेश को मिला याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा वस्त्र अक्टूबर 2023 में। अरुणाचल प्रदेश को मिला याक चुरपी, खामती चावल और तामसा वस्त्र अरुणाचल अक्टूबर 2023 में। उड़ीसा को मिला काला जीरा चावल, रायगढ़ शॉल सितंबर 2023 में। काला जीरा चावल और रायगढ़ शॉल सितंबर 2023 में। तमिलनाडु को मिला सलेम सागो, साबुदाना का एक प्रकार सितंबर 2023 में। तमिलनाडु को सलेम सागो साबुदाना का एक प्रकार सितंबर 2023 में। गोवा को मिला गोवा के काजू अक्टूबर 2023 में। और गोवा बेबिंका और गोवा मानकुराद आम अगस्त 2023 में। फिर सकते हैं गोवा के काजू अक्टूबर 2023 में। और गोवा बेबिंका, गोवा मानकुराद आम अगस्त 2023 में। राजस्थान को मिला जोधपुर बंगेज शिल्प, बीकानेर उत्साह कला शिल्प, बीकानेर काशीदाकारी शिल्प और उदयपुर कोफ्तगारी मेल्ट क्राफ्ट अगस्त 2023 में। फिर से राजस्थान को मिला जोधपुर बंगेल शिल्प, बीकानेर उत्साह कला शिल्प, बीकानेर काशीदाकारी शिल्प और उदयपुर कोफ्तगारी मेल्ट क्राफ्ट अगस्त 2023 में। कर्नाटक को मिला कारी इशाद आम जून 2023 में। कर्नाटक को क्या मिला? तो कारी इशाद आम जून 2023 में। उत्तर प्रदेश को क्या क्या मिला? तो जलेसर धातु शिल्प अगस्त 2023 में। अमरोहा ढोलक, मैनपुरी तारकशी, कालपी हैंडमेड पेपर, संभल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम प्रोडक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये सभी मिला जून 2023 में। और यूपी को मिला बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, नगीना लकड़ी शिल्प, मुजफ्फरनगर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, बांदा शहज पत्थर क्राफ्ट, रामनगर भंटा बैगन, हथरस हिंग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला और बखीरा बांस बेयर अप्रैल 2023 में। फिर से देखते उत्तर प्रदेश को क्या क्या मिला? तो जलेसर धातु शिल्प अगस्त 2023 में मिला। अमरोहा ढोलक, कालपी हैंडलूम पेपर, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबांकी हैंडलूम प्रोजेक्ट, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तस्कारी, संभल हॉर्न क्राफ्ट जून 2023 में मिला। और बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, नगीना लकड़ी शिल्प, मुजफ्फरनगर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला, बांदा शहज पत्थर क्राफ्ट, रामनगर भाटा बैगन, हथरास हिंग, आदम चीनी चावल, अलीगढ़ का ताला, बखीरा बार्सवेयर अप्रैल 2023 में मिला।
तमिलनाडु को क्या क्या मिला तो देख लेते हैं एक नज़र में। जडेरी तिरुमन नमकट्टी और चेदी बुट्टा साड़ी। कन्याकुमारी मैटी केला जुलाई 2023 में मिला। और मनपराई मुरुक्कू मनमदुराई मिट्टी के बर्तन। सलेम साबूदाना। नेगा मम सूती साड़ी। कंबन पन्नी थ्राइची अंगूर। ऊटी वक्री कुरकुरा नाश्ता। माइलाड़ी पत्थर की नक्काशी। मलयादुथुराई के थिक्कल रत्न शिल्प। और मार्तंडम शहद। सोलावंदन वेत्र्यालय थूथुकोडी वेत्र्यालय अप्रैल 2023 से मिला। लद्दाख को क्या मिला तो लकड़ी की नक्काशी अप्रैल 2023 में। और बिहार को मिला मरचा चावल पश्चिम चंपारण अप्रैल 2023। मरचा चावल पश्चिमी चंपारण अप्रैल 2023 याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी 29वां नंबर चैप्टर है। आइए क्या करके देखते हैं। 17 भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 क्या है रिपोर्ट में। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा प्रति 2 वर्ष पर प्रकाशित किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है, जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ट-सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित किया गया था। ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है, जिसके लिए दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्ट-सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया था। राष्ट्रपति वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र होगा। राष्ट्रपति वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग पर वन क्षेत्र होगा। भारत में वन आवरण कितना है तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,787 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.271% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। फिर से भारत में वन आवरण क्या है तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। अगला भारत में वन आवरण वृक्ष आवरण। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। भारत में वृक्षावरण क्या है तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। भारत में वन एवं वृक्ष आवरण की संपूर्ण आंकड़े। तो आइए इसके विभिन्न आंकड़ों को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे वर्ग है, क्षेत्रफल है, प्रतिशत है और वृद्धि है। वन आवरण 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 21.71%, वृद्धि हुआ 1540 किलोमीटर स्क्वायर का। वृक्षावरण है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, 2.91%, वृद्धि हुआ है 721 किलोमीटर स्क्वायर का। कुल हो गया टोटल 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, 24.62%, 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि। फिर से देखते हैं तो वनावरण है 7,13,789 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 21.71% और वृद्धि हुआ है 1540 किलोमीटर स्क्वायर की। वहीं फिर वृक्षावरण है 95,748 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 2.91% और वृद्धि हुआ है 721 किलोमीटर स्क्वायर। कुल हो गया है 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर, प्रतिशत है 24.62% और वृद्धि हुआ है 2261 किलोमीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश है 66,431 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से मध्य प्रदेश है सबसे ज़्यादा 77,493 किलोमीटर स्क्वायर, अरुणाचल प्रदेश है 66,431 किलोमीटर स्क्वायर और छत्तीसगढ़ है 55,717 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा है 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब है 1848 किलोमीटर स्क्वायर और गोवा है 2244 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो हरियाणा है 1603 किलोमीटर स्क्वायर, पंजाब है 1848 किलोमीटर स्क्वायर और गोवा है 2244 किलोमीटर स्क्वायर। अगला, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश है 648 किलोमीटर स्क्वायर, फिर है तेलंगाना 632 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा है 537 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है 648 किलोमीटर स्क्वायर, फिर तेलंगाना है 632 किलोमीटर स्क्वायर और उड़ीसा है 537 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश है 257 किलोमीटर स्क्वायर, फिर मणिपुर है 249 किलोमीटर स्क्वायर, फिर नागालैंड है 235 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से अरुणाचल प्रदेश है 257 किलोमीटर स्क्वायर, मणिपुर है 249 किलोमीटर स्क्वायर और नागालैंड है 235 किलोमीटर स्क्वायर। आगे, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, फिर मेघालय में 76%। सबसे ज़्यादा मिजोरम में है 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश में है 79.33%, फिर मेघालय में है 76%। वहीं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है 90.33%, फिर अंडमान निकोबार में 81.75%। सर्वाधिक वन आवरण वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में 90.33%, फिर अंडमान निकोबार में 81.75%। भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े, तो बहुत घने वन VDF मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में 21,095 वर्ग किलोमीटर। वहीं मध्यम रूप से घने वर्ग मीडियम डेंस फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है 34,341 वर्ग किलोमीटर। फिर खुले वन ओपन फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में 36,495 वर्ग किलोमीटर। फिर से देखते हैं भारत में घने एवं खुले वनों के आंकड़े कौन कौन से हैं। तो बहुत घने वन वेरी डेंस फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में 21,095 वर्ग किलोमीटर। फिर मेघालय में मध्य रूप से घने वन है MDF मध्य प्रदेश 34,341 वर्ग किलोमीटर। फिर खुले वन OF मध्य प्रदेश में 36,465 वर्ग किलोमीटर। अन्य बिंदुओं में देखते क्या क्या है। तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 7.8% और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ आवरण लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश में जंगल के कुल कार्बन स्टॉक 7.204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। फिर से देखते हैं अन्य बिंदु। तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। देश में बाघ अभ्यारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। अगला, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर। आइए मैंग्रोव के बारे में देख लेते हैं। तो देश के कुल मैंग्रोव कच्छ वन 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्र में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक मैंग्रोव वृक्ष वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? तो रैंक के राज्य केंद्र शासित प्रदेश और कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल। तो प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है 2,114 किलोमीटर स्क्वायर,
द्वितीय स्थान गुजरात का है 1775 किलोमीटर स्क्वायर। तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है 616 किलोमीटर स्क्वायर। फिर से प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है 214 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान गुजरात का है 1175 किलोमीटर स्क्वायर। तृतीय स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 616 किलोमीटर स्क्वायर। फिर रैंक देखते हैं तो प्रथम स्थान उड़ीसा का 8 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है वृद्धि के अनुसार। फिर द्वितीय स्थान में मध्य महाराष्ट्र है 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और तृतीय स्थान कर्नाटक का है 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृद्धि के अनुसार देखिए फिर से तो प्रथम स्थान उड़ीसा का है जिसमें 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का 4 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और तृतीय स्थान कर्नाटक का 3 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। आगे देखते हैं भारत में कुल 85 रामसर स्थल आर्द्रभूमि सर्वेक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में लगभग 2500 रामसर स्थल है। अगस्त 2024 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की कुल संख्या 85 हो गई। भारत के कुल 85 रामसर स्थल आर्द्रभूमि 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। वर्ष 2024 में रामसर अभ्यारण्य अभी समय में शामिल भारत की आर्द्रभूमियाँ कौन कौन सी थी? तो आर्द्रभूमि है, अधिसूचित तिथि है और राज्य है। तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2024 में तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2024 में तमिलनाडु। तवा जलाशय अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश। नागी पक्षी अभ्यारण्य जून 2024 में जमुई बिहार। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जून 2024 में जमुई बिहार। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 में कर्नाटक। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 कर्नाटक। अधनारिष्णी मुहाना संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 कर्नाटक। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य फरवरी 2024 तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 फरवरी 2024 तमिलनाडु। फिर से देखते हैं नागरायन पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2024 तमिलनाडु। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य अगस्त 2024 तमिलनाडु। तवा जलाशय अगस्त 2024 मध्य प्रदेश। नागी पक्षी अभ्यारण्य जून 2024 जमुई बिहार। नकटी पक्षी अभ्यारण्य जून 2024 जमुई बिहार। मगदी केरे संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 कर्नाटक। अंक समुद्रम पक्षी संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 कर्नाटक। अघनाशनी मुहाना संरक्षण रिजर्व फरवरी 2024 कर्नाटक। कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य फरवरी 2024 तमिलनाडु। लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 फरवरी 2024 तमिलनाडु। नोट में क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश का है। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत के सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 18 में है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थल शामिल 10 रामसर स्थल शामिल हैं। फिर से देखते हैं यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल हैं। रामसर सूची में शामिल होने वाले 1974 में प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया के कोबोर्ग प्रायद्वीप था। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमि चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल सुंदरबन वेटलैंड पश्चिम बंगाल। इसका 2549.44 वर्ग किलोमीटर 96.76% क्षेत्र आर्द्रभूमि है। भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश और भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है जिसमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तमिलनाडु 18 में है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश के कुल 10 रामसर स्थल सम्मिलित हैं। अगला हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण। भारतीय वन्यजीव संरक्षण WII और राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। इसकी जनसंख्या मुख्य रूप से 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। तो कौन कौन सा है? लद्दाख में 477, उत्तराखंड में है 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में है 21 और जम्मू कश्मीर में है 9। कुल संख्या हो गया 718। फिर से देखते हैं भारतीय वन्यजीव सर्वेक्षण WII और
राष्ट्रीय संरक्षण फाउंडेशन द्वारा सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे 2019 में शुरू किया गया था। में हिम तेंदुओं की कुल संख्या 718 है। इसकी संख्या मुख्य रूप से 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 211 और जम्मू कश्मीर में 9। कुल संख्या हो गया 718। अगला बाघ गणना रिपोर्ट 2022। 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित हुआ। जारीकर्ता है भारतीय वन्यजीव संरक्षण WII। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3168 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018-2022 के बीच बाघों की आबादी 24.15% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है। फिर से 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर प्रकाशित हुआ यह रिपोर्ट। जारीकर्ता भारतीय वन्यजीव संरक्षण WII। भारत में बाघों की कुल संख्या 3682 है। इससे पूर्व 9 अप्रैल 2023 को जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई थी। पुनः 29 जुलाई 2023 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या 3682 है। 2018-2022 के बीच बाघों की आबादी 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई। 2018 में बाघों की संख्या 2967 थी। वहीं विश्व के 75% बाघ केवल भारत में हैं। बाघों की संख्या और राज्य क्षेत्र देखते हैं कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में 2018 में 526 थी, वही 2022 में 785 हो गया। कर्नाटक में 524 था, जो 2022 में 563 हो गया। उत्तराखंड में 442 था, जो 560 हो गया। उत्तर प्रदेश में 173 था, जो कि 205 हो गया। और बिहार में 31 था, जो अब 54 हो गया है। फिर से देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में 2018 में 526 था, जो 2022 में 785 हो गया। कर्नाटक में 524 था, जो अब 563 हो गया। उत्तराखंड में 442 था, जो अब 560 हो गया। उत्तर प्रदेश में 173 था, जो अब 205 हो गया। और बिहार में 31 था, जो अब 54 हो गया। नोट में क्या, तो अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। भारत में बाघों की संख्या 214 में 28 था, 2018 में 31 और 2024 में 22 हो गया। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुना हो गई। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में स्थित है। नोट में क्या है, तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। फिर से देखते हैं, तो नोट में क्या है, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भारत के 18 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जिनमें बाघों की संख्या 10 से भी कम है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश का सबसे ज़्यादा बाघ 260 है। बिहार में बाघों की संख्या 2014 में 18 था, 2014 में 28 था, 2018 में 31 और 2022 में 54 हो गई है। इस प्रकार पिछले 8 वर्षों में बाघों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी 3925 हो गई है तथा वार्षिक वृद्धि दर 6.1% है। अगला है तेंदुओं की स्थिति 2024 में। फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से बढ़कर वर्ष 2022 में 13,874 हो गई है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक 3907 है। सर्वाधिक तेंदुओं वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश में है। और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है। फिर से देखते हैं, तो फरवरी 2024 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत में तेंदुआ की स्थिति 2022 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या वर्ष 2018 में 12,852 से बढ़कर 2022 में 13,874 हो गई है। रिपोर्ट से संबंधित अन्य बिंदु कौन कौन से, तो मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक 3907 हो गई है। सर्वाधिक तेंदुओं वाले राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्री सैलम आंध्र प्रदेश और तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व सारिस्का टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे राज्य दिया हुआ है और तेंदुओं की संख्या दिया हुआ है।
तो मध्य प्रदेश में 3907 है, महाराष्ट्र में 1985 है, कर्नाटक में 1849 है, 1879 है, उत्तर प्रदेश में 321 है, बिहार में 86 है और झारखंड में 51 है। फिर से देखते हैं, मध्य प्रदेश में 3907 है, महाराष्ट्र में 1985 है, कर्नाटक में 1889 है, 1879 है, उत्तर प्रदेश में 321 है, बिहार में 86 और झारखंड में 51 है। अगला हमारा चैप्टर है 30वां नंबर, एनवायरनमेंट टू द पॉइंट। आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं, सारे टॉपिक, सारे न्यूज़ को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया गया। भारत में धरती को माँ का दर्जा प्राप्त है। यह अभियान भूमि संरक्षण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वनीकरण को प्रोत्साहित करता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पेड़ लगाया गया। अगला रिपोर्ट है 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAIMS और एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया गया। AQAIMS में रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग के लिए एयर प्रवाह नामक ऐप है। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक व्हाइट हॉल सर्वेक्षण के 24 ग्रेड इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई। वर्ष 2022 में इसकी संख्या 42 थी। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान में आयोजित वार्षिक व्हाइट हॉल सर्वेक्षण में 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी की गिनती की गई। वर्ष 2022 में इसकी संख्या 42 थी। भारतीय वन्यजीव संरक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। फिर से भारतीय वन्यजीव संरक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पाए जाने वाले डॉल्फिन में सर्वाधिक 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका है। इसे वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में फैसला सुनाते हुए 4 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए खनन गतिविधि को शुरू करने से रोक दिया। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूखे जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी की सहायक नदी है। भीषण सूखे तथा गर्मी के कारण सूख जाने वाले लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी के सहायक नदी हैं। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पावर पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। सतलज और जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कलेसर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के भीतर 4 प्रस्तावित बांधों के निर्माण पर पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोहसाना जिले में मारुति सुजुकी की
संयंत्र परिसर में भारत के पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोहसाना जिले में मारुति सुजुकी की संयंत्र परिसर में भारत में पहले ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन तथा जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है। अगला प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया। प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया। अगला हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 में से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023-24 से 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए के एक मुश्त बजटीय प्रोत्साहन के साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। आगे है, क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो IBCA एक बहुराष्ट्रीय बहु एजेंसी के संगठन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता और बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्षगांठ पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। यह अलायंस 96 बड़े बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारों, वैज्ञानिक संगठनों आदि को एकजुट करता है। क्या है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA)? तो एक बहुदेशीय बहु एजेंसी संगठन है जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता जैसे बिल्ली के 7 बड़ी प्रजातियों का संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर का 50वां वर्षगांठ पर इसे भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यह अलायंस 96 बड़े बिल्ली श्रेणी के निवास स्थान वाले देशों, संरक्षण भागीदारी, वैज्ञानिक संगठन आदि को एकजुट करता है। आगे हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। फिर से हाल ही में माओवादी तथा सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बीच चर्चा में आया सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ के सीता नदी तथा उदंती अभयारण्यों से जुड़ा हुआ है। आगे है उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे वन विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई। उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित गुप्तेश्वर वन को उड़ीसा के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई। आगे हाल ही में आर्थिक सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जित देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। फिर से हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा जर्नल में प्रकाशित N2O उत्सर्जन के वैश्विक आकलन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में मानव जनित N2O उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जित देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, संयुक्त राज्य अमेरिका 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आगे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा देने के दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा सुविधा लॉन्च की गई।
आगे दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खाने वाला पहला देश बन गया। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। दक्षिणी अमेरिका देश वेनेजुएला सभी 6 ग्लेशियरों को खोने वाला देश बन गया है। अंतिम हम्बोल्ट ग्लेशियर अब बर्फ क्षेत्र बन गया है। यह घटना जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को दर्शाता है। ग्लोबल बायो डाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का 66वां परिषद बैठक के हिस्से के रूप में आयोजित की गई। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF परिषद की पहली बैठक वाशिंगटन DC USA में हुई। यह बैठक वैश्विक पर्यावरण सुविधा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की 66वां परिषद बैठक के हिस्सा के रूप में आयोजित की गई। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा MI-17 VS हेलीकॉप्टर तैनात किया गया था। हाल ही में चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभयारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा MI-17 V-15 हेलीकॉप्टर तैयार किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का सबसे पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियाई किंग गिद्ध वर्ष 2007 में क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में स्थित एशियाई किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसका नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र होगा। एशियाई किंग गिद्ध वर्ष 2007 में क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। अगला है स्विस संगठन IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया। औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा स्थान पर है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया। बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली। फिर से देखते हैं स्विस संगठन IQ एयर का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत को दुनिया के तीसरे सबसे प्रदूषित देश के रूप में घोषित किया गया। औसत वार्षिक PM2.5 सांद्रता 54.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के साथ भारत बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के बाद तीसरे स्थान पर है। दिल्ली को लगातार चौथे साल विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर घोषित किया गया। बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई। दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। आगे हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक दिन में 24 घंटे में सर्वाधिक 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। हाल ही में भारत द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फॉन ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत अपने सभी वन्यजीवों की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। फिर से देखते हैं, हाल ही में भारत द्वारा वन्यजीवों की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत अपने सभी वन्यजीवों की सुरक्षा तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस सूची में 1,04,561 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 759 हो गई है। यूनेस्को ने 11 देशों के 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी। इसके साथ ही विश्व में बायोस्फीयर रिजर्व की कुल संख्या 759 हो गई है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का तीसरा स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है।
खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2020 तक वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। प्रथम और दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन और ऑस्ट्रेलिया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में फास्ट रिएक्टर ईंधन पुनर्प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर IRSC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने ग्रीन कवर इंडेक्स के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर IRSC के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया। IIT दिल्ली की टीम ने भारत के लिए पहला उच्च रिजोल्यूशन भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिल्स के पहले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया। IIT बॉम्बे ने पॉलीमर कंपोजिट के निर्माण के लिए अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघले मिश्रण के लिए गोल्डन नामक एक उपकरण विकसित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 के सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सभी विभागों और सरकारी कार्यालयों पर पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक लगा दी। भारत में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता WCA के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया। भारत ने आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी मान्यता WCA के लिए इंदौर, भोपाल और उदयपुर को नामांकित किया। दार्जिलिंग के पंग्याजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP 1980 के दशक के 77 हिम तेंदुओं का प्रजनन में सफल रहा। दार्जिलिंग के पंग्याजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP 1980 के दशक से 77 हिम तेंदुओं के प्रजनन में सफल रहा। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीकी उद्योग में हरित विकास में तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण पहल शुरू किया। COP28 के दौरान अफ्रीकी नेताओं ने अफ्रीका उद्योगों में हरित विकास के तेजी लाने के लिए हरित औद्योगिकरण पहल की शुरुआत की। चीनी वैज्ञानिक ने रेट्रो नाम के एक रिसर बंदर का क्लोन बनाने का दावा किया। चीनी वैज्ञानिक ने रेट्रो नाम के एक रिसस बंदर के क्लोन बनाने का दावा किया। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 20 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 के दशक में इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया। WMO ने वैश्विक जलवायु 2011 से 2020 त्वरण का एक दशक नाम से रिपोर्ट जारी की, जिसमें 2011 से 2020 तक के दशक को इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक माना गया। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलानिटिक्स टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इससे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। उड़ीसा दुनिया में अपनी तरह का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा। इसे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपकरणों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी सार्वजनिक उपकरणों और निजी क्षेत्र की कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने की योजना के लिए 85,100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है और यह एशिया में पाँचवा है। हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। यह एशिया में पाँचवा है।
हानले डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख में है, जो भारत का पहला डार्क स्काई क्षेत्र है। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार अलबामा के एक कैदी केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया द्वारा मृत्युदंड दिया गया। बायोरेक्यूस कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया। बायोरेस्क्यू कंसोर्टियम द्वारा IVF तकनीक की मदद से पहली बार एक सफ़ेद मादा गैंडे को गर्भधारण कराया गया। उत्तरी अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल भारत में पहली बार केरल के कासारगोड जिले के चुतारी मुहाने पर देखा गया। उत्तरी अमेरिका के एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गर्ल भारत में पहली बार केरल के कासारगोड जिले के चितारी मुहाने पर देखा गया। लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की जो कि पौधों की वृद्धि में 50% तक बढ़ा देती है। लिकोपिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक्स मिट्टी विकसित की जो कि पौधों की वृद्धि को 50% तक बढ़ा देती है। आगे, अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तावित करने के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के रूप में चुना गया। अरुणाचल प्रदेश के एयरगन समर्पण अभियान को यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ मॉडल वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को रूप में चुना गया। IIT जोधपुर की नवोन्मेषी तकनीक कार्बन और डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल के उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। IIT जोधपुर के नवोन्मेषी तकनीक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने, अपशिष्ट जल का उपचार करने और बिजली उत्पन्न करने के लिए शैवाल सहायता प्राप्त ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अमृत, आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। IIT मद्रास ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है। अमृत का फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अगला, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों की पहल के साथ सामान्य परियोजना के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मिसिसिपी नदी शहरों और कस्बों के पहल के साथ सामान्य प्रयोजन से ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 3E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया। 4E का फुल फॉर्म है इको फ्रेंडलीनेस, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ऊर्जा संरक्षण के लिए छात्रों के नेतृत्व वाला 4E वेब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किया गया। 4E का फुल फॉर्म है इको फ्रेंडलीनेस, इकोनॉमी, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। अगला, केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बनी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने गुजरात के कच्छ में बनी ग्रासलैंड में चीता प्रजनन केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने दुबई सफारी पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्यान में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने दुबई सफारी पार्क में चीता, अफ्रीकी शेर और चिंपैंजी को उड़ीसा के नंदनकानन प्राणी उद्योग में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का सर्वप्रथम समर्थन करने के लिए कनाडा के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की 7वीं असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए कनाडा में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के 7वें असेंबली में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड को मंजूरी दी। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने 2025-26 में संपीड़ित प्राकृतिक गैस
ENG और पॉइंट प्राकृतिक गैस PNG के साथ संपीड़ित बायोगैस CBG के अनिवार्य मिश्रण को अपनी मंजूरी दे दी। राष्ट्रीय जैव विविधता समन्वयन समिति ने 2025-26 में संपीड़ित प्राकृतिक गैस ENG और पॉइंट प्राकृतिक गैस PNG के साथ संपीड़ित बायोगैस CBG के अनिवार्य मिश्रण को मंजूरी दे दी। जाक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया। जाक्सा के समर्थन से जापानी वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहली बार अंतरिक्ष में चूहे के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाघ रिजर्व को अनुसूचित करने का निर्देश दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को 3 महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और राज्य के अन्य निकटवर्ती क्षेत्र में एक बाघ रिजर्व को अधिसूचित करने का निर्देश दिया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संगठन पुणे ने वर्षा लाने के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने वर्षा के लिए सोलापुर शहर में क्लाउड सीडिंग प्रयोग का प्रदर्शन किया। शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्ध जीवन NL विकसित किया जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय डॉक्टर वैज्ञानिक अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। शिकागो स्थित कंपनी क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने उन्नत परमाणु ऊर्जा समृद्धि जीवन NL विकसित किया जो थोरियम और उच्च परख निम्न समृद्धि यूरेनियम को मिलाकर बनाया गया। यह एक नया परमाणु ईंधन है। इसका नाम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पर रखा गया। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट GIM 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFIAI पहल की घोषणा की। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट GIM 2024 में डेनमार्क ने दोनों देशों के बीच सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा की। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पुंगनूर गांव की मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार दुनिया के सबसे छोटे कुबर वाला नस्ल के लिए जानी जाती है जो 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। उनके दूध में तत्व सोना AU होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया। पुंगनूर गाय आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के पुंगनूर गांव के मूल निवासी है। यह अपने छोटे आकार दुनिया के सबसे छोटे कुबर वाले नस्ल के लिए जानी जाती है जो 70 से 90 सेंटीमीटर लंबी और लगभग 115 से 200 किलोग्राम वजन की होती है। उनके दूध में तत्व सोना AU होता है। प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति पर उन्हें भोजन कराया। झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया। झारखंड के कोडरमा जिले के गुमो तिलैया में एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस USA ने मिट्टी से चलने वाली ईंधन सेल विकसित किया जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करती है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इलिनोइस USA ने मिट्टी से चलने वाली ईंधन सेल विकसित किया जो मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा प्राप्त करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया का सबसे बड़े गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया। यह रीफ लगभग 310 मील या 500 किलोमीटर लंबी है जो फ्लोरिडा से दक्षिणी कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ 655 फीट से लेकर 3280 फीट 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई पर पाई गई है जहां सूरज की रोशनी नहीं पाई जाती है। फिर से देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर दुनिया के सबसे बड़े गहरे समुद्र की कोरल रीफ का नक्शा बनाया गया है। यह रीफ लगभग 300 मील यानी 500 किलोमीटर लंबी है जो फ्लोरिडा के दक्षिण से कैरोलिना तक फैली हुई है। रीफ 255 फीट से लेकर 3280 फीट मतलब 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई में पाई गई है। यह सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। जापान के
सौतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए। जापान के सौतामा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पौधों को एक दूसरे से बात करते हुए वास्तविक समय के फुटेज रिकॉर्ड किए। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें सरकार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जलवायु कार्रवाई के लिए व्यापार नीति उपकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें 10 व्यापार नीति क्षेत्र सम्मिलित हैं जिन्हें सरकार स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपनी रणनीतियों के हिस्से के रूप में विचार कर सकती है। अगला, फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए लगभग 1000 मानेटे एकत्र हुए। मानेटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है और वे IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। फ्लोरिडा स्टेट पार्क में गर्मी बनाए रखने के लिए 1000 मानेटे एकत्र हुए। मानेटे बड़े जलीय स्तनधारी होते हैं जिन्हें कभी कभी समुद्री गाय कहा जाता है और वे IUCN के संवेदनशील दर्जे वाले शाकाहारी होते हैं। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ के रजनंदा गांव में भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS चालू की, जिसकी स्थापित क्षमता 40 मेगावाट से 120 मेगावाट है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI ने छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS चालू की, जिसकी स्थापित क्षमता 40 मेगावाट से 120 मेगावाट है। चर्चा में रहा। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा या भ्रामक जानकारी दी जाती है। चर्चा में रहा। ग्रीन वॉशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी के उत्पादों के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में गलत धारणा का भ्रामक जानकारी दी जाती है। अगला है, इसरो के वैज्ञानिकों ने उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह की पहली व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया। शीर्ष 3 उत्पादक कौन कौन से? तो मध्य मुंबई, KDMC डंप साइट, अहमदाबाद पिराना और सूरत खाजोद। फिर से, इसरो के वैज्ञानिक ने उपग्रह डेटा के प्रयोग करते हुए भारतीय स्थानों पर मीथेन उत्सर्जन पर अपनी तरह की पहली व्यापक विश्लेषण पत्र जारी किया। शीर्ष 3 उत्सर्जक कौन कौन से? तो मध्य मुंबई, KDMC डंप साइट, अहमदाबाद पिराना और सूरत खाजोड़। भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.34% मीथेन से आता है। भारत के कार्बन उत्सर्जन का 14.34% मीथेन से आता है। आ गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी वार्षिक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% जिम्मेदार है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने अपनी वैश्विक ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 रिपोर्ट जारी की। वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए मीथेन लगभग 30% जिम्मेदार है। अगला, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC, अमेरिका के ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी GEF के 66वें परिषद की बैठक के दौरान हुई। GBFF का उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देना है। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड GBFF की पहली परिषद की बैठक हाल ही में वाशिंगटन DC, अमेरिका के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF के 66वें परिषद की बैठक के दौरान हुई। GBFF का उद्देश्य कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण को बढ़ावा देता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापन स्टार मीट्रिक को समुद्री क्षेत्रों में उपयोग के लिए वास्तविक किया गया। इसे स्थलीय क्षेत्र में उपयोग के लिए पहली बार 2021 में अनावरण किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN द्वारा अन्य संगठनों और विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में विकसित प्रजाति खतरा न्यूनीकरण और पुनर्स्थापन स्टार मीट्रिक को समुद्री क्षेत्र में उपयोग के लिए विस्तारित किया गया। इसे स्थलीय क्षेत्र में उपयोग
के लिए पहली बार वर्ष 2021 में अनावरण किया गया था। आगे है, बर्लिन में वैज्ञानिकों ने IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफ़ेद गैंडे में पहली सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की गई, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफ़ेद गैंडे की उप प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। बर्लिन में वैज्ञानिकों ने IVF पद्धति का उपयोग करके एक सफ़ेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण स्थानांतरण की घोषणा की, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय उत्तरी सफ़ेद गैंडे के उप प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने की उम्मीद प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुक्कुडी के हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। VO चिदम्बनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में हरित नौका पहल के तहत देश के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग पोत का शुभारंभ किया। VO चिदम्बनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह है। अगला है, प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया PRCNE असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण ने भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर टेचिपिथेक्स गियाई की आबादी के अनुमान लगाया। IUCN स्थिति लुप्तप्राय। प्राइमेट रिसर्च सेंटर NE इंडिया PRCNE असम वन विभाग द्वारा किए गए नवीनतम सर्वेक्षण में भारत में लगभग 7,396 गोल्डन लंगूर ट्रेचिपिथेक्स गेई की आबादी का अनुमान लगाया गया। IUCN स्थिति लुप्तप्राय। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है। 3F ऑयल पाम द्वारा भारत की पहली एकीकृत ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई ने अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया। यह फैक्ट्री अरुणाचल प्रदेश में निचली दिबांग घाटी में स्थित है। आगे यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं, और आपको और किस सेक्शन पे वीडियो बनवाना है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ताकि और नए नए वीडियो आपके लिए बना सके जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। आप लोगों से बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसके हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th BPSC देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है और उन्हें इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जितना ज़्यादा बार आप लोग रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा आपका करंट अफेयर होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।